नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूं, भोपाल, मध्य प्रदेश में। आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के बारे में। कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी का मतलब होता है नाक सुंदर बनाने की सर्जरी। तो किस तरह से कॉमन पेशेंट्स आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो रूटीन हमारी क्लिनिक्स में जो पेशेंट आते हैं कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के लिए, वो 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक पेशेंट्स वो आते हैं जिनकी बचपन से ही नाक में विकृति होती है। दूसरे पेशेंट्स आते हैं जिनको चोट के बाद नाक में विकृति डेवलप हो जाती है। तो पहले हम बात करते हैं कि बचपन से क्या-क्या नाक में विकृति हो सकती है। आपके हो सकता है कि बचपन से नाक दबी हुई हो सकता है कि बचपन से नाक आपकी लंबी हो सकता है कि आपकी जो नेज़ल टिप है वो नीचे की तरफ हो सकता है कि आपकी जो नोज़ है वो ब्रॉड हो सकता है कि आपके जो नाक के ऊपर का स्ट्रक्चर जो है बहुत उठा हुआ हो, जिसे हम डॉर्सल हम्प कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रकार हैं जिनके साथ पेशेंट आते हैं और दूसरा आते हैं चोट के बाद। कई बार आपको बचपन में या किसी एक्सीडेंट के बाद चोट हो जाती है और नाक में टेढ़ापन आ जाता है या फिर नाक में टेढ़ापन के अलावा और भी बहुत सारी विकृतियाँ आ सकती हैं, जिसे हम क्रुक्ड नोज़ कहते हैं, यानी कि क्रुक्ड नोज़ यानी कि टेढ़ी-मेढ़ी नाक। तो ये चोट के बाद अक्सर देखने को मिलती है। तो इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के लिए आते हैं। उसके पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि आइडियल नोज़ क्या होती है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आइडियल नोज़ कुछ भी नहीं होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी का एक कॉन्सेप्ट है कि ये मायने नहीं रखता है कि कौन-सी चीज़ अच्छी लगेगी, मायने ये रखता है कि पेशेंट को क्या अच्छा लगेगा। जैसे हो सकता है कि एक शर्ट हो हमारे पास जो हमको बहुत पसंद हो और हमारी मदर को पसंद ना हो, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को वो शर्ट इंक्रीज़ कर रही है, तो हमेशा आप प्रेफ़र करेंगे कि बाहर जाते टाइम या किसी फंक्शन में मैं उसी शर्ट को पहनूँ क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है। तो दैट डज़न्ट मैटर कि आपकी नाक कैसी है, आपको लगता है कि यदि आपकी नाक थोड़ी-सी दबी हुई है, यदि थोड़ी-सी उठ जाए, तो शायद जो है मैं और अच्छा लगूँ, तो आप उन कंडीशंस में जो है कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के लिए कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं कि क्या वाक़ई आपका सोचना जो है वो सर्जरी के लिए पर्याप्त है और आपको एक क्वालिफ़ाइड प्लास्टिक सर्जन बताएगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो वाक़ई रियलिस्टिक हैं और उनको सुधारा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि राइनोप्लास्टी बेसिकली किस तरह से की जाती है। तो बेसिकली जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी होती है, वो जो रूटीनली जो हम करते हैं, वो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, यदि आपकी जो विकृति है, वो ज़्यादा है। यदि कोई छोटा-मोटा करेक्शन यदि करना है, तो लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है सिर्फ़ उतने ही पार्ट को सुन्न करना और जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है पूरी बॉडी को बेहोश करके जो है सर्जरी करना। तो ये 2 तरह की ऐसी सर्जरी की जाती है। एक क्लोज़्ड राइनोप्लास्टी। क्लोज़्ड राइनोप्लास्टी का मतलब होता है कि जो चीरा जो लगाया जाता है वो नाक के अंदर से लगाया जाता है। दूसरा होता है ओपन राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी में जो चीरा लगाया जाता है, ये जो कॉलमेला ये जो आपको दिख रहा है, इसके बीच में लोअर थर्ड वाला जो एरिया था मतलब निचला जो एरिया होता है वहाँ से कट लगाया जाता है, बाकी 2 कट नाक के अंदर से लगाए जाते हैं और उसके बाद नाक को लिफ्ट करके अंदर की जो विकृति आपको करेक्ट करना है, वो सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रॉसरी लेवल पे देखें तो क्लोज़्ड राइनोप्लास्टी मतलब जिसमें चीरा अंदर से लगाया जाए। ओपन राइनोप्लास्टी में एक एक्स्ट्रा चीरा कॉलमेला पे मतलब एक जो आपको जो नाक के बाहर की तरफ जो दिख रहा है आपको, छोटा-सा वहाँ पे लगा के सर्जरी परफ़ॉर्म की जाती है। अब इसमें अलग-अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह की सर्जरी परफ़ॉर्म करना ये आपकी नाक की विकृति पे डिपेंड करता है। कई बार जो है जैसे अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको यदि रीअलाइन कर दिया जाए, रीअलाइन करने के बाद जैसे यदि किसी का चौड़ा नाक है तो उसको उसके जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज को रीअलाइन करके ट्रायंगुलर शेप देके उस नाक को उठा दिया जाए। जो ऊपर की जो हड्डियाँ हैं उनको ब्रेक करके यदि आपका नेज़ल ब्रिज ब्रॉड है, तो उसको नैरो करके जो है रिक्रिएट करके स्ट्रक्चर्स को आपको सर्जरी कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी बाहरी एलिमेंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको एक्स्ट्रा कार्टिलेज या मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल जो है नाक की सपोर्ट के लिए डालना पड़ता है। सपोज़ कीजिए कि आपकी नाक बहुत ज़्यादा फ्लैट है या दबी हुई है, आपको ऊपर उठाना है। तो स्ट्रक्चर को रीअलाइन करने के बाद भी आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उसमें 2 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। एक होती है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है बॉडी की खुद की कार्टिलेज या बोन का पीस जो है, उस सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं वो होती है सेप्टल कार्टिलेज। सेप्टल कार्टिलेज क्या होती है? नाक के बीच वाला जो स्पेस रहता है, जो दोनों नाक को डिवाइड करता है, वो एक कार्टिलेज होती है। उस कार्टिलेज का जो एक्स्ट्रा पीस हम निकाल सकते हैं ईज़िली, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उस एक्स्ट्रा पीस को हम नाक के ऊपर और ये वाले सपोर्ट टिप को लिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर नाक की कोई और विकृति में हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस कार्टिलेज को हम यूज़ कर सकते हैं।
और अलग जो ऑप्शंस होते हैं वो होता है कि कान की कार्टिलेज, जैसे हम बोलते हैं ऑरल कार्टिलेज, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, यदि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कार्टिलेज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए, तो ये जो सेप्टम और जो ऑरल कार्टिलेज है वो इनसफिशिएंट होती है। तो उन कंडीशंस में जो है हम रिब्स को यूज़ कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा कुछ रिब्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम ईज़िली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिब कार्टिलेज ग्राफ्ट। दूसरी चीज़ होती है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब होता है आपने बॉडी का कोई पार्ट यूज़ नहीं किया, एक्स्ट्रा मटेरियल को आपने यूज़ किया, जो आजकल बहुत ही जो है ईज़िली अवेलेबल है और सेफ भी है। उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये रहता है कि आपको कहीं से भी रिब्स या ऑरल कार्टिलेज की ज़रूरत नहीं होती है। एक्स्ट्रा आपको चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि एक्स्ट्रा यदि आप रिब्स और वो सब निकालेंगे तो आपका हॉस्पिटल स्टे बढ़ सकता है, वहाँ पे पेन बढ़ सकता है। और स्पेशली फीमेल्स में यदि वहाँ पे अपन चीरा लगाते हैं तो एक्स्ट्रा निशान आने की संभावना रहती है। तो आजकल जो है सिलिकॉन नेज़ल इम्प्लांट्स अवेलेबल हो गए हैं, जो कई फॉर्म्स में रहते हैं। तो वो एक सिंपल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो एक एल शेप में आता है। सपोज़ कीजिए आपको ये उठाना है और ये उठाना है, सिंपल एल शेप में आप उसको डाल दीजिए, तो एक प्रॉपर जो है वो शेप आपको एक प्री फॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो रहता है, वो फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ रहता है, जो आपको एक एक स्मूथ कस्टमाइज़ जो शेप है वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि रिब्स और ऑरल कार्टिलेज को अपन को शेप देना होता है, लेकिन जो सिलिकॉन का जो इम्प्लांट रहता है उसको शेप देने की ज़रूरत नहीं है, वो प्री फॉर्म्ड एक साइज़ेज़ में अवेलेबल होता है और पेशेंट के हिसाब से साइज़ेज़ को चूज़ करके आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक रिप्लेसमेंट है ऑटोग्राफ्ट की तुलना में। कई बार पेशेंट डरता है कि सिलिकॉन नेज़ल इम्प्लांट्स डालेंगे तो बाहरी स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम कर सकता है। जनरली ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली बाहरी स्ट्रक्चर है तो ऑटोग्राफ्ट जो है, उससे तो इन्फीरियर है लेकिन बहुत सारे एडवांटेजेज़ उसके साथ भी हैं। तो जनरली अब जो सिलिकॉन नेज़ल इम्प्लांट्स हैं बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे डाल रहे हैं। यदि आप क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से हू हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस इन द नेज़ल इम्प्लांट्स, यदि वो सिलिकॉन का यूज़ करता है और एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप जहाँ पे एक ओटी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड हो, यदि आप उनमें कराते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। रिकवरी भी फास्ट होती है, हॉस्पिटल स्टे भी आपका रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल हम बात करें कि यदि हमने नोज़ की कोई बहुत मेजर सर्जरी नहीं की है, तो सेम डे डे केयर में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं विदिन आफ्टर फ्यू आवर्स। कई बार हम अंदर के सेप्टम की कार्टिलेज लेते हैं तो हमको नाक को पैक करने की ज़रूरत होती है। उन कंडीशन में हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। रिकवरी की हम बात करें तो ग्रॉसली मेजर स्वेलिंग जो है 7 टू 15 डेज़ में सेटल हो जाती है। जो माइनर स्वेलिंग है उसको सेटल होने में 3 महीने तक का समय लगता है। ग्रॉसली रिज़ल्ट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो है वो आप देख सकते हैं। फाइनल रिज़ल्ट आपको 3 से 5 महीने बाद देखने को मिलेगा। तो जो भी आपने रिज़ल्ट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी देखा है, तो बिलीव मी उससे बहुत अच्छा जो है स्वेलिंग रिड्यूस होने के बाद आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक जो ग्रॉस इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि कोई और आपको लगता है कि कोई और सवाल आपके रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। नमस्कार।